हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग हमारे शिक्षा दंगल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके होंगे कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़े हुए थे, जिसमें हम अभिकारक और उत्पाद को पढ़े हुए थे। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं इसको पढ़ चुके थे। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो तीर के बाईं ओर लिखे जाते हैं तथा उत्पाद वे पदार्थ होते हैं जो तीर के दाईं ओर लिखे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर नंबर 1 आपको समझ में आया होगा और आप लेक्चर नंबर 1 देख कर आ रहे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 बिना लेक्चर को देर किए हुए। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंकाली रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए लिख लेते हैं रासायनिक समीकरण। समीकरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंकाली रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। तो लिख लेते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण वे रासायनिक समीकरण जिनमें तीर के निशान के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान न हो। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैग्नीशियम का एक परमाणु है और इधर मैग्नीशियम का एक परमाणु है। इधर मैग्नीशियम के 2 परमाणु आ रहे हैं, लेकिन जब हम तीर के निशान की दूसरी ओर जा रहे हैं तो मैग्नीशियम का एक ही परमाणु दिखाई दे रहा है। इसको हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीर के निशान के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या तो बराबर है, पर यहाँ ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं हो रही है, इसीलिए इसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें तीर के निशान के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है। लिख लेते हैं वे रासायनिक समीकरण समीकरण जिनमें
तीर के निशान के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg प्लस O2 एरो MgO। देख पा रहे होंगे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 परमाणु हैं और यहाँ पे 1 परमाणु है, यदि हम मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और मैग्नीशियम ऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 परमाणु हो गए, इधर भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु, इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु और इधर ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हो गए, जिससे कि हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इसलिए हम इसे रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेक्चर को लास्ट से देखना, आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पूरा सिखाएंगे, बस स्किप मत करना। चलिए अब देख लेते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। संतुलित कैसे करें। बहुत स्टूडेंट का रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं हो पाता है, लेकिन आप इस लेक्चर को देखने के बाद जरूर रासायनिक समीकरण को संतुलित कर पा रहे होंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है जिसका नाम है मनोहर। यदि आप मनोहर को याद रख पाते हैं तो आप किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं मिनटों में, सेकंडों में। चलिए उसको लिख लेते हैं। मनोहर, एक बार इसको रख लीजिए। मनोहर, MANOHAR। इस शब्द से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, इसमें कुछ नाम दिए हैं। M से हो जाएगा मेटल, N से हो जाएगा नॉन मेटल, O से हो जाएगा ऑक्सीजन और H से हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करके देख लेते हैं। इसे लिखा हुआ है मैग्नीशियम Mg प्लस O2 गिव्स MgO। यहाँ पर बताया गया है इस ट्रिक में बताया गया है कि सर्वप्रथम हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले मेटल को संतुलित करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को, फिर दोबारा मेटल करेंगे, फिर नॉन मेटल, ऑक्सीजन, उसके बाद फिर मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। हम यहाँ पर सीक्वेंस से एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सबसे लास्ट में हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। चलिए इसको संतुलित करके देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ मैग्नीशियम लिखा हुआ है, मैग्नीशियम एक मेटल या धातु होता है। सबसे पहले हम मेटल को संतुलित करेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम का परमाणु 1 है और इधर भी मैग्नीशियम का परमाणु 1 है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं ऑक्सीजन आ रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु 2 आ रहे हैं और यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु 1 आ रहा है। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे। जब भी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, पूरे समीकरण को हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आया है और यहाँ पर ओनली 1 ऑक्सीजन है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पूरा समीकरण 2 से गुणा हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैग्नीशियम के 2 परमाणु आ गए, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम का केवल 1 ही परमाणु दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें
तो हमारा पूरा का पूरा समीकरण संतुलित हो जाता है। चलिए इसी प्रकार एक और समीकरण देख लेते हैं। जिसे लिखा हुआ है हमारा Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। समीकरण हमारा दिया हुआ है फेरस प्लस H2O गिव्स फेरस फेरिक ऑक्साइड प्लस H2। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फेरस का एक परमाणु दिखाया गया है और यहाँ पर फेरस के 3 परमाणु आ रहे हैं। जबकि फेरस यानी जिसे हम लोहा कहते हैं, लोहा एक धातु होता है। तो यहाँ पहले हम धातु को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 3 परमाणु हैं और यहाँ पर एक परमाणु आ रहा है धातु का। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास धातु के 3 परमाणु हो गए और यहाँ पर भी धातु के 3 परमाणु हो गए। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एक परमाणु आ रहा है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु आ रहे हैं? 4 परमाणु आ रहे हैं। और हमें समीकरण को संतुलित करने के लिए इस मेथड का उपयोग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम सीक्वेंस से दिखाया गया कि सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस कर लिए। यहाँ पर फेरस के 3 परमाणु आ रहे हैं और यहाँ पर भी फेरस के 3 परमाणु आ गए हैं। उसके बाद नॉन मेटल नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन आया हुआ है। चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक परमाणु आ रहा है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु आ रहे हैं। तीर के निशान की दाईं ओर जो ऑक्सीजन के 4 परमाणु आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम ऑक्सीजन के 4 परमाणु बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले दे हुए इस रासायनिक सूत्र को हम 4 से गुणा कर देंगे। अब हमारे पास ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन के परमाणु 8 हो गए। 4 दूनी 8 हो गया। लेकिन यहाँ पर केवल हाइड्रोजन के परमाणु 2 दिखाया गया है। तो यहाँ पर अब हमारे हाइड्रोजन के परमाणु बैलेंस नहीं हैं। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर आ रही है 8 और यहाँ आ रही है 2। अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 4 दूनी 8, यानी हाइड्रोजन के परमाणु भी बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे हमारा ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इसे लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए रासायनिक समीकरण में किस भौतिक संकेत का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसको आप नोट्स कर लीजिए और अपने फ्रेंडों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम्स होती है रासायनिक समीकरण संतुलित करने में। अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ ले तो आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसको आप नोट्स कर लीजिए, इसके बाद हम इसको अरेंज कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम कौन कौन से भौतिक संकेत का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारे रासायनिक समीकरण को पढ़ने में और भी अधिक हेल्पफुल हो जाता है, या फिर हम किसी भी रासायनिक समीकरण को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं रासायनिक समीकरण में भौतिक संकेत का उपयोग रासायनिक समीकरण में मुख्यतः 4 भौतिक संकेतों का उपयोग किया जाता है। पहला होता है सॉलिड, जिसे एस से लिखते हैं, लिक्विड एल से, गैस जी से और एक्वस AQ से लिखते हैं। सॉलिड का मतलब होता है कि दिया हुआ पदार्थ हमारा ठोस अवस्था में है। पदार्थ किस अवस्था में है? पदार्थ ठोस अवस्था
में है। यदि किसी भी रासायनिक सूत्र के बाद ब्रैकेट में यह लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है दिया हुआ पदार्थ द्रव अवस्था में है। दिया हुआ पदार्थ द्रव अवस्था में है। उसके बाद यदि ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है दिया हुआ पदार्थ किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। और लास्ट में आ रहा है एक्यू। एक्यू का मतलब होता है यदि दिया हुआ, एक्यू का मतलब होता है यदि किसी रासायनिक सूत्र के पास एक्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि दिया हुआ रासायनिक सूत्र किस अवस्था में है, दिया हुआ पदार्थ जल में घुला हुआ है। किसमें घुला हुआ, जल में। ठीक है, दिया हुआ पदार्थ जल में घुला हुआ है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक कंकाली रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिनमें तीर के निशान के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। और संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें तीर के निशान के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक थी मनोहर में आ रहा था पहले अक्षर एम फॉर मेटल। सबसे पहले हम किसी भी रासायनिक समीकरण में धातु को संतुलित करते हैं। उसके बाद मनोहर में थर्ड पोजीशन पे आ रहा था यन माने होता है नॉन मेटल, जिसे हम हिंदी में आधातु कहते हैं। तो पहले हम धातु को बैलेंस करते हैं, धातु को संतुलित करते हैं। उसके बाद आधातु को, फिर आ रहा था ऑक्सीजन, ओ आ रहा था, इसलिए हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। उसके बाद लास्ट में आ रहा था हाइड्रोजन, और हम हाइड्रोजन को सबसे बाद में बैलेंस करते हैं। उम्मीद करता हूँ इसे आप बहुत ध्यान में रखेंगे और इसकी सहायता से आप समीकरण को हल करेंगे। चलिए आपको हम कुछ समीकरण दे देते हैं जिन्हें आप हल करके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने कुछ समीकरण को लिख दिए हैं। आप इन समीकरण को अपने नोट्स में उतार कर अच्छे से संतुलित करना। उसके बाद आप इस नंबर पे अपने संतुलित समीकरण हमें व्हाट्सएप कर देना, और इन दोनों समीकरण के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसमें मिल जाएगा। चलिए यहीं पर इस लेक्चर को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। और ये लेक्चर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये लेक्चर उनके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। चलिए यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके।